चलिए स्टूडेंट्स कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं जो भी हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की थी उसका यूज करके। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है। देखिए इसमें हमें कहा गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन which which cut the intercept of 5 unit on negative direction of y-axis and being equally inclined to the axis। axis मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी x एक्सिस एंड y एक्सिस। हमें कहा गया कि एक लाइन की इक्वेशन निकालिए जो कि y एक्सिस को कट करती है 5 यूनिट इन द एट जो इसका y इंटरसेप्ट है वो 5 यूनिट इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, यानी y एक्सिस को ये 0, -5 पॉइंट पे कट कर रही है लाइन। और दूसरी बात बोला है कि लाइन जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइन कर रही है। तो अगर कोई लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइन कर रही है तो आपको बताया था दो पॉसिबिलिटी होती है। ये हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है। देखिए ये जो फर्स्ट लाइन है L1 नाम दे देता हूँ इसको, ये लाइन है L2। तो अगर ये लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइन कर रही है तो इस तरह से इंक्लाइन कर सकती है। ये एंगल 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री होगा। इस वाली जो लाइन है हमारे पास इसकी स्लोप ये हो जाएगी 1 1045। और अगर लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड सेकंड पोजीशन में कर रही है तो उस केस में ये भी एंगल 45 है। देखिए ये भी 45 है, मगर एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल होगा 135 डिग्री जो कि स्लोप प्रोवाइड करेगा हमें। तो इस लाइन की जो स्लोप होगी वो होनी चाहिए 10 135 विच इज -1। तो देखिए हमें दोनों केसेस में लाइन का y इंटरसेप्ट पता है और स्लोप पता है। तो हमें अगर लाइन की स्लोप और उसका y इंटरसेप्ट पता हो तो हमने लाइन की इक्वेशन लिखी थी y इज इक्वल टू mx प्लस सी, जिसमें m लाइन की स्लोप होती है, c होता है y इंटरसेप्ट। दोनों के केस में c की वैल्यू तो -5 है। अगर मैं L1 की इक्वेशन निकालना चाहूँ तो उसके लिए हमारे पास स्लोप है 1। तो इक्वेशन होनी चाहिए y इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स, दैट इज सिंपली x भी लिख सकते हैं उसको, m की वैल्यू 1 है तो ये आ जाएगा हमारे पास x -5। इसी तरह से अगर L2 लाइन की इक्वेशन लिखना चाहे तो y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स, क्योंकि स्लोप -1 है, मगर y इंटरसेप्ट वही सेम है -5। तो देखिए ये दो आंसर हमारे पास आगे। पहली इक्वेशन लिख सकते हो x -y -5 इज इक्वल टू 0, और दूसरे केस में इक्वेशन लिख सकते हैं x +y+5 इज इक्वल टू 0। तो ये दो हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ गई जिनका y इंटरसेप्ट -5 और ये दोनों लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइन कर रही है। ठीक है, तो ये इसके दो आंसर पॉसिबल आंसर्स हैं हमारे पास। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ एक और। इसमें कहा गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिस थ्रू पॉइंट 2, -3 so that the segment of the line intercept between the axes is bisected at this point। क्या मीनिंग है देखिए जरा। हमें एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट 2, 3 में से पास करे, और दूसरी बात इस लाइन का जो हिस्सा कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में है उस टुकड़े को, उस इंटरसेप्ट को, ये जो पॉइंट है हमारा इसका नाम चले P ले लेते हैं, ये इस टुकड़े को सेगमेंट ए बी को बाइसेक्ट भी करना चाहिए। उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो 2, 3 पॉइंट में से पास करे और उस लाइन का सेगमेंट जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में है वो इस पॉइंट पे बाइसेक्ट होना चाहिए। मीन टू से P जो है वो मिड पॉइंट होना चाहिए ए बी का, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर ये P इसको बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को तो P मिड पॉइंट होगा। अब देखिए अगर मुझे इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो इसके लिए देखिए मैं ये मान लेता हूं कि ये जो लेंथ है ये अल्फा है। मीन टू से पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट अल्फा कोमा 0 है, और इसी तरह से ये जो y इंटरसेप्ट है ओ बी, इसको मैं मान लेता हूं बीटा। तो इसका मतलब पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे बीटा कोमा 0। अगर हमें अल्फा और बीटा मिल जाए तो हम लाइन की इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म से लिख सकते हैं x बाय अल्फा प्लस y बाय बीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारे इंटरसेप्ट फॉर्म थी। अब देखिए इंटरसेप्ट आप अल्फा और बीटा आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर P मिड पॉइंट है ए बी का
तो हम p के कोऑर्डिनेट a और b के कोऑर्डिनेट की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। ये 0, है, सॉरी इसको β, 0 लिख दिया मैंने। तो ये जो हमारे पास पॉइंट है b, ये है 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास α/2 एंड β/2, बट हमें ये पॉइंट दिया हुआ है 2, 3। तो इसका मतलब अगर आप कंपेयर करोगे दोनों का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, तो देखिए अल्फा की वैल्यू मिल रही है 4 और बीटा की वैल्यू मिल रही है 6। तो इसका मतलब है इस लाइन की जो इक्वेशन है वो आ जाएगी x/4 प्लस y/6 इज इक्वल टू 1। या इसको एलसीएम लेके लिखना चाहे तो 6x प्लस 4y, सॉरी ये आ जाएगा एलसीएम इसका 12 आएगा। तो एलसीएम लेके 12 ये आ जाएगा हमारे पास 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 या -12 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये हमारे पास इस ए बी लाइन की इक्वेशन मिल गई है हमें। तो इस तरह से हम इंटरसेप्ट फॉर्म का यूज कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं जिसको हम कई अलग अलग मेथड से करेंगे। देखिए स्टेटमेंट क्या है इसमें। इसमें कहा गया कि जो लाइन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ये कट करती है x एक्सिस और y एक्सिस को पॉइंट ए और बी के ऊपर। तो उसके बाद बोला गया कि एक स्क्वायर इज मेड विद द साइड ए बी अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो इसमें देखिए पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। हमें इसमें कहा गया है कि एक लाइन है हमारी x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ये है हमारी x एक्सिस और ये है y एक्सिस। लाइन की इक्वेशन दे रखी है हमें x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। तो ये लाइन x एक्सिस को कहाँ कट करेगी उसके लिए देखिए मैं मान लेता हूँ x पॉइंट का जो पॉइंट जहां पर लाइन x एक्सिस को कट करेगी डेफिनेटली उस पॉइंट पे y 0 होना चाहिए। y को 0 रखने पर देखिए x की वैल्यू आ रही है 4। तो इसका मतलब लाइन x एक्सिस को 4, 0 पॉइंट पे कट करनी चाहिए। और जहां पर y एक्सिस को कट करेगी उस पॉइंट के लिए x की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो इस लाइन में x की वैल्यू 0 रखूंगा तो देखिए y की वैल्यू आ रही है 2। इसका मतलब लाइन y एक्सिस को 0, 2 पॉइंट पे कट करेगी। तो ये पॉइंट है हमारा 0, 2 और यहाँ पर पॉइंट है हमारा 4, 0। तो जो लाइन है वो x एक्सिस को इन दो पॉइंट्स a और b पे कट कर रही है। देखिए इस तरह से ये a पॉइंट है और ये है b पॉइंट। उसके बाद हमें कहा गया है कि इस ए बी के ऊपर एक स्क्वायर बनाया गया है अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो ओरिजिन के अपोजिट साइड में इस तरह से, चलिए देखिए स्क्वायर हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। नाम इसको दे देते हैं ABCD। एक स्क्वायर हमें बनाने के लिए बोला है। और फिर फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स। ये हमारा BD और ये रहा AC। इन दोनों डायगोनल का ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको P नाम दे देता हूं। हमें इसे फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या क्या तरीके हैं, इसको मैं 2-3 मेथड से, अलग अलग मेथड से करवाऊंगा। चलिए इस डायग्राम को एक बार जरा नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे बना लेते हैं। हमारा जो स्क्वायर था वो इस लाइन के ऊपर इस तरह से, ये पॉइंट था हमारा 4, 0 और ये बी पॉइंट था 0, 2। इस ए बी के ऊपर एक स्क्वायर बनाया गया है इस तरह से। ये ABCD एक स्क्वायर है और हमें इसमें डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। तो इसको देखिए कैसे कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम अलग अलग मेथड्स देखेंगे। आपको जो भी उनमें से जो पहले क्लिक करे आप उससे कर सकते हो। अगर हमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की फाइंड आउट करना है तो इसके लिए पहला तरीका ये है कि अगर मैं किसी तरह से AC और BD की इक्वेशन फाइंड आउट कर लूं, तो ये उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है AC और BD का। तो AC और BD की इक्वेशन फाइंड आउट करके हम पॉइंट P को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट मेथड रहेगा। मुझे अगर AC और BD की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो इसके लिए देखिए हमें जरूरत पड़ेगी AC और BD की स्लोप की, क्योंकि मुझे
AC और BD के ऊपर पॉइंट एक एक दे रखा है। AC के ऊपर एक पॉइंट A हमारे पास अवेलेबल है 4,0 और BD के ऊपर भी एक पॉइंट अवेलेबल है 0,2। अब देखिए अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं इस लाइन की स्लोप AC और BD की, उसके लिए देखिए हमें ये एंगल पता है 45 डिग्री है। जो स्क्वायर होता है उसका डायगोनल की साइड के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाता है। अगर आप इस लाइन की स्लोप देखें तो वो मिल जाएगी हमें 2 पॉइंट फॉर्म से। इस लाइन के ऊपर देखिए A और B दो पॉइंट दे रखे हैं, तो लाइन की स्लोप का फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इस तरह से ये फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए -1/2 हमारी स्लोप आ रही है ए बी की। अब अगर हम AC और BD को देखें तो ये दोनों की दोनों लाइन इस AC के साथ एंगल बना रही है 45 डिग्री का। तो अगर मुझे इस AC की स्लोप फाइंड आउट करनी है या BD की स्लोप फाइंड आउट करनी है, तो वो लाइन जो इस लाइन AC के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है मुझे उस लाइन की स्लोप फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए क्या करता हूं, मैं मान लेता हूं लेट द स्लोप ऑफ लाइन, let the slope of line which makes angle 45 degree with AB is M। वो लाइन जो इस AB के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाती है उसकी मैं स्लोप M मान लेता हूँ। तो देखिए हमारे पास AB की स्लोप है M, और वो लाइन जो इस AB के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है उसकी स्लोप मैंने अगर M मानी है, तो दो लाइंस के बीच में अगर एंगल पता हो तो हमारे पास tan थीटा का लिए फार्मूला होता है मॉड ऑफ M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। ये दो लाइंस के बीच में एंगल के लिए हमारे पास फार्मूला है। तो यहां से देखिए अगर मैं एंगल 45 लेके चल रहा हूं तो tan 45, एक लाइन की स्लोप हमें पता है -1/2 और दूसरी लाइन की स्लोप है M। तो M1 को M ले लेता हूं मैं और M2 ये लिख लेता हूँ, ये M2 मान लेता हूं और M की जगह पर ये M1 लिख लेते हैं। तो M1 माइनस M2 तो M प्लस 1/2 अपॉन 1 माइनस M/2, ये हमारे पास tan 45 की वैल्यू है। अब यहाँ पे देखिए tan 45 जो है इसकी वैल्यू होगी 1, और राइट हैंड साइड में जो है हमारे पास ये हमें मिलेगा tan 45 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2m माइनस 1 अपॉन 2 माइनस m। अब देखिए यहाँ मोड है तो मोड हटा के हमें प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, तो 2m माइनस 1 अपॉन 2 माइनस m, ये हमें मिल जाएगा +-1। यहाँ पे दो केस बनेंगे, देखिए एक बार प्लस लेके और एक बार माइनस लेके। तो अगर मैं 2m माइनस 1 अपॉन 2 माइनस m इज इक्वल टू 1 और उसके बाद 2m माइनस 1 अपॉन 2 माइनस m इज इक्वल टू -1 लेके सॉल्व करूं, तो यहाँ फर्स्ट वाले से देखिए 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस m, दैट इज m इज इक्वल टू यहाँ पे हमें मिल जाएगा ये -m उधर जाके प्लस हो जाएगा और ये m इज इक्वल टू, जस्ट मिनट यहाँ पे शायद थोड़ा सा हमने एक मिस्टेक की हो, कैलकुलेशन में चेक कर ले। तो 2m प्लस 1 है ऊपर, सॉरी यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा यहाँ, सॉरी यहाँ पे +1 था। तो देखिए यहाँ पे हमें मिलेगा 2m प्लस 1, 3m इज इक्वल टू 1, यानी m इज इक्वल टू 1/3। इसी तरह से यहाँ सेकंड वाले से देखेंगे तो हमें मिलेगा 2m प्लस 1 इज इक्वल टू -2 प्लस m। तो यहाँ से देखिए m की वैल्यू हमें मिल रही है -3। तो m की दो वैल्यूज किस लिए आ रही हैं? m की दो वैल्यूज इसलिए आ रही हैं क्योंकि ये देखिए इस लाइन AC के साथ दो लाइन, एक तो BD और एक AC, ये दोनों लाइन ऐसी हैं जो इस लाइन AC के साथ सॉरी AB के साथ एंगल बना रही हैं 45 डिग्री का। तो ये जो दो स्लोप्स हमें मिली हैं, एक तो -3 और एक है 1/3, इनमें से एक जो होगी वो होगी स्लोप BD की और दूसरी होगी स्लोप AC की। अब कौन सी स्लोप BD की होगी और कौन सी स्लोप AC की होगी ये कैसे डिसाइड करेंगे? देखिए
ये जो लाइन है हमारे पास BD, ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल को देखें, ये ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है। इसका मतलब BD की जो स्लोप है वो नेगेटिव होनी चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर दो जो स्लोप आई है, -3 और ये 1/3, तो ये जो -3 है ये होगी हमारी स्लोप ऑफ BD, क्योंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव है। इसी तरह से फिर ये दूसरी बच गई, ये होगी हमारी स्लोप ऑफ AC, क्योंकि जो AC है हमारी, देखिए वो एक्स एक्सिस के साथ अगर हम यहाँ पर एंगल देखेंगे इसका, तो ये एक्यूट एंगल बनाएगी एक्स एक्सिस के साथ। तो इसीलिए ये हमारे पास, सॉरी हमने यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक करती लगता है, ये हमारे पास स्लोप ऑफ BD जो थी वो पॉजिटिव होगी और AC की स्लोप होगी नेगेटिव। तो यहाँ पर ये है स्लोप ऑफ AC और ये है स्लोप ऑफ BD। देखिए BD जो है हमारे पास वो एक्यूट एंगल बनाएगी एक्स एक्सिस के साथ, तो BD की स्लोप पॉजिटिव और AC की स्लोप होनी चाहिए नेगेटिव। अब यहां से हमें दोनों की अगर स्लोप पता है तो हम दोनों की इक्वेशन लिख सकते हैं। देखिए स्लोप ऑफ AC हमारे पास है और स्लोप ऑफ BD भी हमारे पास है। तो हम अगर यहाँ से इक्वेशन लिखना चाहें, पहले देखिए AC की इक्वेशन ऑफ AC, तो AC जो है वो A.0,4 में से पास कर रही है और इसकी जो स्लोप है AC की वो देखिए नेगेटिव है, -3 है। तो इसका यूज करके अगर हम इसकी इक्वेशन लिखना चाहें तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस x1, दैट इज 3x प्लस वाई -4 इज इक्वल टू 0। देखिए ये AC की इक्वेशन है। इसी तरह से अगर हम इक्वेशन ऑफ BD लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। BD के लिए हमारे पास पॉइंट B के कोऑर्डिनेट है 0, यहाँ पे पॉइंट हमारा 4,0 था। ये जो पॉइंट था हमारे पास A, वो था 4,0। तो ये इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। इसी तरह से अगर हम BD इक्वेशन फाइंड आउट करें तो इसके ऊपर पॉइंट है 0,2, ये हमारे पास था 4,0। BD के ऊपर पॉइंट है 0,4 और जो स्लोप है इसकी वो है 1/3। तो इससे हम BD की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो देखिए ये x माइनस 3y इज इक्वल टू -6, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। देखिए AC और BD दोनों की इक्वेशन हमारे पास है। अब इन दोनों को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू अगर फाइंड आउट करना चाहें तो देखिए इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। उसके लिए मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो कोफिशिएंट इक्वेट करने के लिए ये 9x माइनस सॉरी प्लस 3y इज इक्वल टू 36, ये हमें मिलेगा। और इन दोनों को देखिए ऐड करने पर हमें मिल जाएगा यहाँ पे ये 10x इज इक्वल टू 30, दैट इज x इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू 3 रखेंगे तो देखिए y की वैल्यू भी हमें मिल रही है 3। तो इसका मतलब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है AC और BD का, यानी कि पॉइंट P जो डायगोनल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वो हमें मिल गया है 3,3। ये चेक कर सकते हैं, ये हमारे पास AC और BD का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये 3,3। तो ये हमने इसको फर्स्ट मेथड से सॉल्व किया। इसके लिए देखिए हमने डायगोनल्स की इक्वेशन फाइंड आउट की AC और BD की। AC और BD की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए पहले हमने AC और BD की स्लोप फाइंड आउट की। स्लोप फाइंड आउट करने के लिए हमने इस कॉन्सेप्ट का यूज किया कि दोनों लाइन AB लाइन के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है। तो अगर दो लाइन के बीच में एंगल पता हो और एक की स्लोप पता हो तो हम उस दूसरी लाइन की स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं tan थीटा के फार्मूले से। इससे हमें दो वैल्यूज मिली m की, एक वैल्यू मिली 1/3 और दूसरी वैल्यू मिली -3, जिसमें से 1/3 जो थी वो हमने मानी स्लोप BD की और -3 को स्लोप माना AC का, क्योंकि AC जो है वो एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है तो उसकी स्लोप नेगेटिव होनी चाहिए और BD एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ
एक्यूट एंगल बना रहा है तो उसकी स्लोप होनी चाहिए +1/3। अब हमने दोनों की स्लोप और पॉइंट का यूज करके देखिए AC और BD की इक्वेशन फाइंड आउट की, और उन दोनों की इक्वेशन को सॉल्व करके हमें उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया है 3,3। तो ये हमारा मेथड नंबर 1 था। अब ये थोड़ा लेंथी था, अब इसको थोड़ा शॉर्ट मेथड से करवाता हूँ। देखिए, अब इसको करने के लिए हम मेथड नंबर 2 यूज कर रहे हैं। क्या है मेथड नंबर 2? देखिए, हमारे पास ये जो लाइन है, ये एक्स एक्सिस को पॉइंट 4,0 पे और वाई एक्सिस को 0,2 पे कट कर रही थी। ये डायग्राम थोड़ा सा सही करके बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ऊपर बन नहीं पाएगा नहीं तो। चलिए इसको थोड़ा सही कर देता हूँ मैं एक बार। ये जो लाइन है हमारी, थोड़ा यहाँ पे ले लेते हैं। ये पॉइंट देखिए था 4,0 है, और ये वाला पॉइंट 0,2 था, और हमें कहा गया था कि इस AB के ऊपर इस तरह से एक स्क्वायर बना दिया गया है, और इस स्क्वायर का जो पॉइंट ऑफ डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है AC और BD का, ये हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था। अब इसको करने का सेकंड मेथड देखिए, अगर मेरे पास C या फिर D दोनों में से किसी एक के कोऑर्डिनेट मुझे मिल जाए, मान लो D के कोऑर्डिनेट अगर मैं फाइंड आउट कर लूं, तो देखिए ये जो P पॉइंट होगा वो AB का मिड पॉइंट होगा। तो मैं सीधा सीधा D के कोऑर्डिनेट से P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकता हूँ। ये B पॉइंट हमारे पास है 0,2, और ये जो पॉइंट है D से हमने ढूंढना है। तो ये जो B पॉइंट है 0,2 और D का मिड पॉइंट होना चाहिए P। तो देखिए D कैसे फाइंड आउट करेंगे। D के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करने के लिए देखिए मैंने यहाँ पर इस तरह से एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया, इसको मैं Q नाम दे देता हूँ। तो जो DQ की लेंथ होगी, ये पॉइंट D का होना चाहिए Y कोऑर्डिनेट, और OQ जो लेंथ होगी, ये होना चाहिए पॉइंट D का X कोऑर्डिनेट। अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, ये जो लेंथ है ये हमें पता है 4 है, OA। हमें ढूंढना है देखिए AQ, और हमें ढूंढना है DQ। ये दो लेंथ अगर हमें मिल जाए तो हम D के कोऑर्डिनेट बता सकते हैं कितने होंगे, और D के कोऑर्डिनेट से हम बता सकते हैं P पॉइंट के कोऑर्डिनेट। अब इसके लिए देखिए, ये जो हमारे पास A और B के कोऑर्डिनेट है, इससे आप ये लेंथ फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये लेंथ आ जाएगी √20, दैट इज 2√5। जितनी स्क्वायर की साइड AB है उतनी ही AD होगी, दैट इज ये भी 2√5 होनी चाहिए। अब देखिए, अगर मैं इस एंगल को थीटा मानूं, ये एंगल थीटा, तो देखिए ये वाला एंगल जो है ये है 90। ये एंगल है हमारे पास स्क्वायर का, तो ये वाला एंगल होना चाहिए 90 माइनस थीटा, और फिर ये वाला एंगल 90 है तो ये होना चाहिए थीटा। अब देखिए, ट्रायंगल अगर मैं लेता हूं, ट्रायंगल OAB, इसमें देखिए ये 90 डिग्री का एंगल, ये थीटा हमने लिया है, तो इसके सामने वाली थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर OA, और OB हो जाएगा बेस, और AB हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं यहाँ से साइन थीटा लिखना चाहूँ, तो साइन थीटा होना चाहिए हमारा OA अपॉन O, सॉरी AB, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 4/2√5। तो इसकी वैल्यू आ रही है 2/√5। देखिए, इसी तरह से अगर इसी ट्रायंगल में से मैं cos थीटा लिखना चाहूं, तो वो होना चाहिए OB अपॉन AB, दैट इज 2/2√5, विच इज 1/√5। ये हमें cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू मिली ट्रायंगल OAB में से। अब देखिए, ट्रायंगल में ले रहा हूं ADQ। अब इस ट्रायंगल ADQ में देखिए हमारा जो sin थीटा है वो होना चाहिए DQ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज AD। अब देखिए, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास है 2/√5, हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर रखी है, और ये जो AD है हमें वो फाइंड आउट करना है। सॉरी, AD हमें पता है, यहाँ पे AD की जो वैल्यू है देखिए ये है 2√5, और ये DQ हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए DQ यहाँ से हमें मिल जाएगा, इसे आप कैंसिल करेंगे तो DQ की जो वैल्यू है
ये आ रही है 4। मीन टू से ये डी क्यू, ये जो हमारे पास ट्रायंगल था इसका परपेंडिकुलर ये 4 आ गया है, यानी इस पॉइंट डी का वाई कोऑर्डिनेट हमें 4 मिल गया है। इसी तरह से इसी ट्रायंगल में देखिए, अगर मैं cos थीटा का यूज करूं तो वो होना चाहिए ए क्यू अपॉन डी ए डी। तो यहां से cos थीटा की वैल्यू भी देखिए हमें पता है 1/√5, और ए क्यू हमें फाइंड आउट करना है, और ये जो ए डी है इसकी वैल्यू हमारे पास है 2√5। तो यहां से देखिए ए क्यू हमें मिल रहा है 2। अगर ए क्यू हमारा 2 है तो ओ क्यू, ये टोटल लेंथ देखिए ये हो जानी चाहिए 2 + 4 दैट इज 6। इसका मतलब ये पॉइंट डी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो हमें मिल गया 6। अब आप देखिए डी के कोऑर्डिनेट भी आपके पास है और बी के कोऑर्डिनेट भी है, तो आप इन दोनों से मिड पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे देखिए 3,3। ये मिड पॉइंट मैंने बी और डी से फाइंड आउट किया। तो इस तरह से भी हम ये मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी को हम और भी कई तरीके से कर सकते हैं, वो भी हमारे पास होंगे, मगर हमें देखना है कि कौन सा तरीका हमें जल्दी दिमाग में आता है। इसको मैं एक आपको पैरामीट्रिक फॉर्म से भी करवाऊंगा। अभी पैरामीट्रिक फॉर्म हम मैं अभी आपको यहाँ पे जो भी तक की ये फॉर्म्स, उसके अलावा एक फॉर्म और बची हुई है पैरामीट्रिक फॉर्म या सिमेट्रिक फॉर्म जिसे कहते हैं, उसका यूज करके भी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट कर सकते हैं।